प्रशांत महासागर के बीच में एक जगह पर ओरका व्हेलों का एक खुश और बड़ा समूह वे समुद्र की लहरों में तैर रही हैं और खुशी से पानी में उछल रही हैं। सभी व्हेल मिलकर खेल रही हैं और खुले समुद्र का मजा ले रही हैं, लेकिन उनकी यह खुशी और शांति ज्यादा समय तक नहीं चलती। व्हेल पकड़ने वाला एक जहाज उन्हें थोड़ी दूर से देख लेता है। जहाज के लोग जल्दी से एक छोटी नाव समुद्र में छोड़ देते हैं। वे लोग एक बहुत बड़ा जाल फैलाते हैं और एक ओरका व्हेल के बच्चे को पकड़ने के लिए उसका पीछा करते हैं। बाकी व्हेल उस बच्चे के पास रहने की कोशिश करती हैं, लेकिन वे उस जाल से बच नहीं पाती। थोड़ी ही देर में एक ओरका व्हेल जाल में फंस जाती है। बाकी व्हेलों के पास अपने साथी को पीछे छोड़कर दूर तैर जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। पकड़ी गई व्हेल को समुद्र से बहुत दूर पोर्टलैंड शहर के एक मरीन पार्क में ले जाया जाता है। कई महीनों बाद पोर्टलैंड में हमारी मुलाकात जेसी नाम के एक लड़के से होती है। वह अनाथ है, यानी उसके माता पिता उसके साथ नहीं हैं। उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल रही है। एक दिन वह और कुछ दूसरे अनाथ बच्चे म्यूजियम में आने वाले लोगों से चालाकी से कुछ पैसे लेने की कोशिश करते हैं। कुछ पैसे मिलने के बाद वे भाग जाते हैं और मिलकर खाने के लिए एक जन्मदिन का केक खरीदते हैं। ये बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन उनके पास बस इतना ही है। बाद में बच्चे एक स्केट पार्क में समय बिताते हैं। वे बात करते हैं कि उनके माता पिता ने उन्हें छोड़ दिया और वे अनाथालय से भागकर बाहर आ गए। उनकी बातों से उनका दुख साफ महसूस होता है। भले ही वे खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अचानक वहां पुलिस की गाड़ी आ जाती है। बच्चे डर जाते हैं और अलग अलग दिशाओं में भाग जाते हैं। जेसी और उसका दोस्त पेरी पास में ही एक पुराने वाटर पार्क के गोदाम में छिपने का फैसला करते हैं। उन्हें लगता है कि पुलिस से बचने के लिए यही सही जगह है। अंदर बहुत अंधेरा और बिल्कुल शांति है। वे अंदर घूमना शुरू करते हैं और समय बिताने के लिए दीवारों पर स्प्रे पेंट से चित्र बनाते हैं। सब कुछ बिल्कुल शांत लगता है, लेकिन तभी जेसी को एक बड़ी कांच की खिड़की के पीछे से एक अजीब आवाज सुनाई देती है। अचानक आसमान में बिजली चमकती है। एक पल के लिए तेज रोशनी कांच पर पड़ती है। जेसी डर कर वहीं रुक जाता है। कांच के दूसरी तरफ उसे एक बहुत बड़ी परछाई दिखाई देती है। वह किसी समुद्री राक्षस जैसी लगती है। डर कर वह वहां से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद उसका डर उत्सुकता में बदल जाता है। वह धीरे धीरे फिर खिड़की के पास जाता है और दोबारा देखता है, और तभी उसे वह चीज साफ दिखाई देती है। वह कोई राक्षस नहीं है, वह एक बहुत बड़ी ओरका व्हेल है। बिल्कुल उसी तरह की व्हेल जिसे कुछ महीनों पहले समुद्र से पकड़ लिया गया था। वह व्हेल एक बड़े पानी के टैंक में अकेली तैर रही है, जो मोटे कांच की दीवारों के पीछे बंद है। जेसी यह देखकर बहुत आश्चर्य में पड़ जाता है। उसने इतनी बड़ी और इतनी सुंदर चीज पहले कभी इतने पास से नहीं देखी थी। वह व्हेल पानी में धीरे धीरे तैरती है, लेकिन उसकी आंखों में दुख दिखाई दे रहा है। पहली बार जेसी को अकेलापन महसूस नहीं होता। उसे उस व्हेल में खुद जैसा ही दर्द और अकेलापन दिखता है। वे दोनों किसी न किसी तरह से बंद और परेशान हैं। उन दोनों को उनके परिवारों से अलग कर दिया गया था, लेकिन इससे पहले कि वह इस बारे में और ज्यादा सोच पाता, उसे दूर से पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई देती है। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वह उतनी तेजी से नहीं भाग पाता। पुलिस अधिकारी उसे पकड़ लेते हैं। अगले दिन सुबह जेसी को बच्चों की देखभाल करने वाले सरकारी कार्यालय में ले जाया जाता है। ड्वाइट नाम का एक कर्मचारी उससे बहुत परेशान हो चुका है। वह जेसी से कहता है कि वह उसके खराब व्यवहार और बार बार होने वाली समस्याओं से अब थक गया है। दीवारों पर स्प्रे पेंट से चित्र बनाने की सजा के रूप में जेसी को वापस वाटर पार्क में जाकर टैंक की कांच की खिड़कियां साफ करनी होंगी। अगर वह मना करता है तो उसका मामला बच्चों की अदालत में भेज दिया जाएगा। फिर ड्वाइट उसे एक और चौंकाने वाली बात बताता है। वह कहता है कि एक पति पत्नी ने उसे गोद लेने का फैसला किया है। उनके नाम ग्लेन और एनी ग्रीनवुड हैं, लेकिन जेसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपनी असली माँ के बारे में पूछता है। उसे अभी भी उम्मीद है कि उसकी माँ एक दिन उसके पास वापस आएगी। ड्वाइट उसे सच्चाई बता देता है। पिछले 6 साल से उसकी माँ के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। वह जेसी से कहता है कि अब आगे बढ़ने का और इस नए परिवार को मौका देने का समय आ गया है। कुछ घंटों बाद ड्वाइट जेसी को ग्लेन और एनी से मिलाने के लिए ले जाता है। वे बहुत दयालु और धैर्य रखने वाले अच्छे लोग लगते हैं। वे उसका बहुत उत्साह से स्वागत करते हैं, लेकिन जेसी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता। वह सबसे अलग और थोड़ा गुस्से वाला रहता है। वह मुस्कुराता तक नहीं है। वह बहुत कम बात करता है। उस रात खाने के बाद ग्लेन और एनी
उसे उसका नया कमरा दिखाते हैं। वे उसे अकेला छोड़ देते हैं ताकि वह आराम से रह सके। बहुत समय बाद जेसी को सोने के लिए शांत जगह मिली। बाद में उसने अपने बैग से अपना हारमोनिका निकाला और धीरे धीरे उसे बजाने लगा। वही एक चीज थी जिससे उसे अपनापन महसूस होता था। अगले दिन सुबह ग्लेन ने उसे खुश करने की कोशिश की। उसने जेसी को एक साइकिल दी, फिर उसे वाटर पार्क में छोड़ दिया जहां उसे अपनी सजा शुरू करनी थी। वहां पहुंचकर उसे रैंडल नाम के कर्मचारी को ढूंढने को कहा गया। जेसी को वह समुद्र के पास बने छोटे घर में मिला। रैंडल बहुत शांत और गंभीर स्वभाव का व्यक्ति था। बिना ज्यादा बात किए वह जेसी को एक बड़े टैंक के पास ले गया। वही टैंक जिस पर जेसी ने पहले स्प्रे पेंट से चित्र बनाया था। उसने जेसी को पानी की बाल्टी, साबुन और स्पंज दे दिया। जेसी जानता था कि इस बार वह भाग नहीं सकता, इसलिए उसने कांच को रगड़कर साफ करना शुरू कर दिया। सफाई करते समय उसने फिर उस बड़ी ओरका व्हेल को देखा। वह उसे लगातार देखता ही रह गया। जिज्ञासा से वह बाहर की तरफ गया ताकि खुले पूल से वह व्हेल को और करीब से देख सके। शुरू में पानी बिल्कुल शांत था, कुछ भी नहीं हिल रहा था। अचानक जोर की आवाज हुई। वह बड़ी व्हेल उसके पास ही पानी से बाहर कूद पड़ी। जेसी डर के कारण लगभग गिर गया। रैंडोल्फ जल्दी से वहां आया और जेसी को डांटा। उसने कहा कि जेसी दूर ही रहे। उसने बताया कि उस व्हेल का नाम विली है और वह लोगों से दोस्ती नहीं करती। विली को इंसान पसंद नहीं है। अगर उसे परेशान किया जाए तो वह खतरनाक हो सकती है। लेकिन डरने के बजाय जेसी को उसके बारे में और ज्यादा जानने की इच्छा होने लगी। दिन गुजरते गए और वह हमेशा विली के बारे में सोचता रहा। एक सुबह जब वह अपनी सफाई का काम लगभग खत्म कर चुका था, तब उसने अपना हारमोनिका निकाला। उसने टैंक के पास खड़े होकर मीठी धुन बजाना शुरू कर दिया। वहां अचानक एक ऐसी घटना होती है जो सबको चौंका देती है। व्हेल उस चीज पर प्रतिक्रिया करता है और ध्यान देता है। व्हेल धीरे धीरे कांच के और पास तैर कर आती है, जैसे वह किसी आवाज को ध्यान से सुन रही हो। उस आवाज को सुनकर व्हेल को सुकून और आराम महसूस होता है। जेसी यह सब देखकर सोचता है और उसके दिमाग में एक योजना आती है। वह बाहर जाता है और अपनी हारमोनिका, एक छोटा संगीत वाद्य, फिर से बजाने लगता है। इस बार वह ठीक उस जगह खड़ा होकर बजाता है जहां पूल है। विली तैरते हुए और भी पास आ जाता है। वह इस चीज में रुचि लेता हुआ और थोड़ा खुश दिखाई देता है। पहली बार ऐसा लगता है कि विली गुस्से में नहीं है। जेसी और विली के बीच दोस्ती या संबंध बनने लगता है। थोड़ी ही देर में दोनों एक दूसरे के साथ मजे करने लगते हैं। विली पानी से ऊपर की ओर छलांग लगाता है। उसकी छलांग से आसपास खड़े लोगों पर पानी के छींटे पड़ जाते हैं। पानी चारों तरफ फैल जाता है और समुद्री जानवरों की ट्रेनर रे भी भीग जाती है। यह देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं। लेकिन रे एक महत्वपूर्ण चीज नोटिस करती है। वह देखती है कि जेसी और विली कई मामलों में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। दोनों समझदार हैं। दोनों को लोगों पर आसानी से भरोसा नहीं होता। दोनों के अंदर अकेलापन है। इसी कारण रे जेसी को एक मौका देने का निर्णय लेती है। वह चाहती है कि विली को ट्रेनिंग देने में जेसी उसकी मदद करे। जेसी का पहला काम यह सीखना है कि विली को खिलाने के लिए सही मछली कैसे चुनी जाती है। यह काम छोटा लगता है, लेकिन जेसी के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहली बार कोई उस पर महत्वपूर्ण काम के लिए भरोसा कर रहा है। उस रात जेसी को नींद नहीं आती। वह चोरी छिपे अपने कमरे की खिड़की से बाहर निकल जाता है और चुपके से पार्क में वापस पहुंच जाता है। वह पूल के पास खड़ा होकर फिर से अपनी हारमोनिका बजाने लगता है। विली पहले की तरह तैरकर उसके पास आ जाता है, लेकिन अचानक जेसी को किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। वह डर जाता है और छिपने लगता है। अंधेरे में उसका पैर पूल के गीले किनारे पर फिसल जाता है और वह सीधे पानी में गिर पड़ता है। जेसी को अच्छी तरह तैरना नहीं आता। वह बचने की कोशिश करता है, लेकिन डूबने लगता है। पानी के अंदर विली उसे डूबते हुए देखता है, लेकिन हमला करने के बजाय वह बड़ी ओरका व्हेल तैरकर जेसी के पास आती है। धीरे धीरे विली अपने सिर और मुंह की मदद से जेसी को ऊपर की तरफ धक्का देता है और उसे टैंक के किनारे तक पहुंचा देता है। जेसी टैंक का किनारा पकड़ लेता है और खांसते हुए बाहर निकल आता है और अब सुरक्षित है। जब वह पीछे मुड़कर विली को देखता है तो उसे एक आश्चर्यजनक बात का एहसास होता है। उस व्हेल ने अभी बहुत प्यार से उसकी जान बचाई है। जेसी विली को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहता है। थोड़ी देर बाद रैंडोल्फ वहां पहुंचता है। वह जेसी को देखकर यह सुनिश्चित करता है कि वह सुरक्षित है, लेकिन जो हुआ उसे देखकर वह बहुत आश्चर्य में पड़ जाता है। विली ने जेसी पर हमला नहीं किया। किसी को भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि व्हेल ऐसा करेगी। जेसी गर्व के साथ रैंडोल्फ को सच्चाई बताता है। जेसी कहता है कि वह और विली अब दोस्त हैं। वह यह भी बताता है कि वह आज रात केवल विली को अलविदा कहने आया था,
क्योंकि दीवारों से ग्राफिटी साफ करने का उसका काम लगभग खत्म हो गया है। रैंडोल्फ समझ जाता है कि जेसी को विली की सच में बहुत चिंता है। यह देखकर उसके मन में एक नया विचार आता है। वह जेसी को वापस उसके घर ले जाता है। वहां ग्लेन और एनी पहले से ही चिंतित हैं क्योंकि जेसी फिर से घर से भाग गया था। रैंडोल्फ उन्हें पार्क में हुई सारी घटनाएं बताता है। उसके बाद वह एक प्रस्ताव देता है। वह कहता है कि जेसी पार्क में स्थायी रूप से काम कर सकता है और विली की देखभाल करने में मदद कर सकता है। जेसी इस बारे में सोचने में भी समय नहीं लगाता। वह तुरंत इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। ग्लेन और एनी भी इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वे शर्त रखते हैं कि जेसी वादा करे कि वह अब कभी घर से नहीं भागेगा। इस बार जेसी भी सच में यही चाहता है, इसलिए वह उनसे वादा कर देता है। अगले दिन सुबह वह खुशी से अपनी साइकिल पर पार्क जाता है, लेकिन पार्क के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब आवाज सुनाई देती है। विली बहुत जोर से और दुखी आवाजें निकाल रहा है। उसकी आवाज से लगता है कि वह दुखी है और जैसे रो रहा हो। जेसी तुरंत दौड़कर टैंक के पास पहुंचता है। वहां वह एक बहुत बुरी चीज देखता है। विली दोबारा एक जाल में फंस गया है। एक इंस्पेक्टर या जांच करने वाला व्यक्ति उसकी जांच करने की कोशिश कर रहा है। राय को यह तरीका बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वह कहती है कि इस तरह की जांच करने के लिए पार्क सही जगह नहीं है। इस वजह से विली डर भी रहा है और गुस्से में भी है, लेकिन पार्क का मैनेजर वेड इस बात की चिंता नहीं करता। उसे बस जल्दी से जांच पूरी करनी है। जेसी यह सब देखकर दुखी हो जाता है और इसे सहन नहीं कर पाता। बिना किसी को बताए वह धीरे से पास पहुंचता है और जाल को खोल देता है। विली तुरंत तेजी से तैरकर आजाद हो जाता है और वापस टैंक में चला जाता है। जेसी खुश होकर सोचता है कि किसी ने उसे ऐसा करते नहीं देखा, लेकिन रैंडोल्फ ने उसे यह सब करते देख लिया था। गुस्सा होने की जगह वह जेसी की तारीफ करता है, क्योंकि उसे समझ आता है कि जेसी सच में विली की चिंता करता है। बाद में जेसी अपने दोस्त विली के लिए खास खाना खरीदने के लिए बंदरगाह के मछली बाजार जाता है। वहां उसकी मुलाकात पेरी नाम के व्यक्ति से होती है। पेरी जेसी को बताता है कि अब वह एक स्थानीय अपराधी के लिए काम करता है। वह जेसी को भी अपने साथ भागकर उसके काम में शामिल होने का निमंत्रण देता है। जेसी कहता है कि वह इस बारे में सोचकर बताएगा, लेकिन उसके मन में सिर्फ पार्क वापस जाकर विली से मिलने की इच्छा होती है। जब वह पार्क पहुंचता है तो टैंक में एक मछली डालता है, लेकिन विली उस मछली को नहीं खाता। इसके बजाय वह ऑर्का व्हेल तैरकर जेसी के पास आ जाती है और अपना मुंह खोल देता है। ऐसा लगता है कि वह चाहता है कि जेसी उसे अपने हाथों से मछली खिलाए। जेसी थोड़ा डरते हुए हंसने लगता है। फिर वह ऐसा करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वह विली से कहता है कि वह उसे काटे नहीं। विली उसकी बात मान लेता है। जेसी धीरे धीरे मछली को विली के मुंह में रख देता है। विली बहुत धीरे और सावधानी से मछली ले लेता है। वह पल उनकी दोस्ती के लिए बहुत खास और महत्वपूर्ण बन जाता है। जेसी धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाता है और विली के सिर को छू लेता है। बड़ी ओरका व्हेल उसे ऐसा करने से नहीं रोकती। अब यह बात स्पष्ट हो जाती है। विली पार्क के किसी भी इंसान से ज्यादा जेसी पर भरोसा करता है। जब जेसी कहता है कि अब उसे जाना पड़ेगा, तब विली उसे जाने नहीं देना चाहता। वह व्हेल टैंक के किनारे किनारे उसके साथ साथ चलती है और वह जेसी के हाथों की हरकतों की नकल भी करने लगता है। जेसी अपने हाथ ऊपर उठाता है, विली भी अपने पंख ऊपर उठा देता है। वे दोनों कुछ समय तक इसी तरह खेलते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे दो बच्चे खुशी से खेल रहे हों। पास में खड़ा रैंडोल्फ ये सब देखकर हैरान हो जाता है। वह राय को बुलाता है ताकि वह भी यह दृश्य देख सके। राय ये सब देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है। उसे एक महत्वपूर्ण बात समझ में आती है। विली जेसी के साथ खुद को सुरक्षित महसूस करता है और यह काम राय अब तक नहीं कर पाई थी। बाद में राय जेसी से अकेले में बातचीत करती है। वह स्वीकार करती है कि सही उपकरणों के बिना जांच करने से विली उससे नाराज हो गया। अब वह व्हेल उस पर भरोसा नहीं करती। वह जेसी को एक और महत्वपूर्ण बात बताती है। अगर विली को पार्क में खुशी से रहना है तो उसे एक बड़े टैंक की आवश्यकता होगी। अभी जिस टैंक में वह रहता है वह बहुत छोटा है, लेकिन आगे एक बड़ी समस्या आने वाली है। पार्क का मालिक मिस्टर डायल जानवरों की भलाई या उनकी भावनाओं की कोई चिंता नहीं करता। उसे केवल पैसा कमाने से मतलब है। वह तभी बड़ा टैंक बनाएगा जब विली इतना मशहूर हो जाए कि बहुत सारे लोग उसे देखने पार्क आए। इसी वजह से जेसी एक महत्वपूर्ण निर्णय करता है। जेसी तय करता है कि वह विली को ट्रेन करेगा ताकि विली पार्क का सबसे बड़ा आकर्षण बन सके। ट्रेनिंग उसी समय शुरू कर दी जाती है। राय जेसी को सिखाता है कि छोटी छड़ी से विली को किस दिशा में जाना है ये कैसे बताया जाता है। जब भी विली आदेश मानता है या कोई करतब करता है उसे इनाम में मछली दी जाती है। नियम बहुत सरल है, अगर ट्रिक करोगे तो मछली मिलेगी। रैंडोल्फ भी अपनी अलग शैली में जेसी को सिखाने लगता है। एक दिन वह जेसी को अपने कबीले की कहानियों वाली पुरानी किताब देता है
उस किताब की एक कहानी में नातान नाम का योद्धा समुद्र में भटक जाता है। वह पेड़ के तने से एक नाव तैयार करता है। वह नाव देखने में बहुत बड़े जानवर जैसी लगती है। जब वह नाव को पानी में रखकर अपने पूर्वजों से प्रार्थना करता है तो वह नाव जीवित हो जाती है। कहानी के अनुसार इसी तरह पहली ऑर्का व्हेल पैदा हुई। ये कहानी सुनकर जेसी बहुत चकित हो जाता है। बाद में वह ये कहानी एनी को भी बताता है। समय के साथ एनी जेसी को बहुत पसंद आने लगती है। जेसी भी एनी से अपनी भावनाएं खुलकर बताने लगता है। समय के साथ जेसी और विली की दोस्ती और मजबूत हो जाती है। जेसी विली को नए नए करतब सिखाता है। वह रोज लगभग बाजार से ताज़ी मछलियां खरीद कर लाता है। ट्रेनिंग के समय वह राय और रैंडोल्फ की सहायता करता है। रात में जब सब शांत हो जाता है, विली दुखी होकर एक लंबी आवाज निकालता है। ऐसा लगता है जैसे वह किसी को पुकार रहा है। जेसी पूरी तरह नहीं समझता, लेकिन उसे लगता है कि विली किसी चीज की कमी महसूस कर रहा है। फिर भी उनके पास समय बर्बाद करने का मौका नहीं है। जल्द ही मिस्टर डायल के सामने एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन होना है। जेसी विली को अच्छे से ट्रेन करने के लिए बहुत मेहनत करता है। वह विली को ऊंचा कूदना, पानी में घूमना और आदेश पर अपने पंख हिलाना सिखाता है। एक दिन जेसी साहस करके पानी के टैंक में कूद जाता है। वह विली की पीठ पर बैठ जाता है। वह बड़ी ऑर्का व्हेल उसे पीठ पर बैठाकर धीरे धीरे पानी में तैरती है। ऐसा महसूस होता है जैसे वे दोनों पानी में उड़ रहे हों। फिर जेसी उसकी प्रशंसा करता है और उसकी जीभ पर हाथ फेरता है। रे ने बताया था कि विली को यह जगह सबसे ज्यादा पसंद है। अब जेसी और विली की दोस्ती बहुत मजबूत हो गई है। उसी दिन बाद में जेसी अपनी साइकिल लेकर जाता है। वह ग्लेन के काम करने वाली जगह पर पहुंचता है ताकि एनी ने जो रात का खाना बनाया है उसे ग्लेन तक पहुंचा सके। इंतजार करते समय वह घर के अंदर चारों तरफ नजर डालता है और उसे दीवारों पर परिवार की कई तस्वीरें दिखाई देती हैं। उसे एक ऐसी चीज दिखती है जिससे वह चौंक जाता है। एनी की फोटो के ठीक पास उसकी खुद की फोटो भी लगी हुई है। यह देखकर जेसी बहुत भावुक हो जाता है। इसके बाद उसे ग्लेन और उसकी माँ की एक पुरानी फोटो दिखाई देती है। ग्लेन उसे बताता है कि उसकी माँ की कई साल पहले मौत हो चुकी है। यह बात सुनकर जेसी को अपनी माँ की याद आने लगती है। वह अभी भी यह विश्वास करता है कि एक दिन उसकी माँ उसे लेने जरूर आएगी, लेकिन ग्लेन उसे बहुत ही नरमी और प्यार से सच बताता है। गोद लेने वाली संस्था के अनुसार कई सालों से उसकी माँ के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। यह बात जेसी को अंदर से बहुत दुखी कर देती है। वह बहुत गुस्सा हो जाता है। उसे लगता है कि ग्लेन को भी उसकी माँ पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले ड्वाइट को भरोसा नहीं था। दुखी होकर जेसी अपनी साइकिल पर बैठता है और बारिश में ही दूर कहीं चला जाता है। ग्लेन और एनी उसकी चिंता करते हुए बहुत परेशान हो जाते हैं। कुछ समय बाद वापस घर आ जाता है। वे उससे पूछते हैं क्या हुआ, लेकिन वह बात को टाल देता है और कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वैसे भी वह उनके साथ ज्यादा समय तक रहने वाला नहीं है। ग्लेन थोड़ा तेज और गंभीर तरीके से यह सोचने लगता है कि क्या जेसी को गोद लेने का उनका फैसला सही था या नहीं। यह बात सुनकर एनी को बहुत दुख होता है। जेसी अपने कमरे में जाता है और वहां उसे एक उपहार मिलता है, एक बिल्कुल नई बेसबॉल। वह अभी उन्हें धन्यवाद कहने के लिए जाने वाला ही होता है कि तभी उसे ग्लेन की आवाज सुनाई देती है, जो यह कह रहा होता है कि जब घर में केवल वह और एनी रहते थे तब जीवन बहुत आसान और शांत था। यह बात सुनकर जेसी का दिल पूरी तरह टूट जाता है। गुस्से में वह उस बेसबॉल को अपने कमरे की खिड़की से बाहर फेंक देता है। जब ग्लेन और एनी दौड़कर उसके कमरे में आते हैं तो जेसी झूठ बोलता है और कहता है कि वह उनकी बहस सुनकर डर गया था। ग्लेन को समझ में आता है कि उसने गलती की है। वह अपनी कठोर बातों के लिए माफी मांगता है और जेसी से एक महत्वपूर्ण बात कहता है। वह कहता है कि अब जेसी भी उनके परिवार का सदस्य है, एक सच्चा और अपना सदस्य। कुछ समय बाद सब कुछ फिर से शांत और सामान्य हो जाता है। अगली सुबह ऐसा लगता है कि जेसी सब ठीक करना चाहता है। जेसी विली के लिए और मछलियां खरीदने फिर से बाजार जाता है, लेकिन जब वह पार्क वापस आता है तो पेरी फिर से वहां आ जाता है। वह एक बार फिर जेसी को अपने अपने गैंग के साथ काम करने का ऑफर देता है। इस बार जेसी इसके बारे में जरा भी नहीं सोचता। वह साफ कहता है नहीं, उसने वह पुरानी गलत जिंदगी छोड़ दी है। वह सिर्फ विली के साथ रहना चाहता है। पेरी वहां से चला जाता है और जेसी फिर से विली की ट्रेनिंग करने लगता है। आखिर वह महत्वपूर्ण दिन आ ही जाता है जिसका सब लोग इंतजार कर रहे थे। मिस्टर डायल, जो इस पार्क के मालिक हैं, वह दर्शकों के बीच बैठकर पूरे शो को ध्यान से देख रहे हैं। जेसी टैंक के पास खड़ा होकर विली को ट्रिक्स करने के लिए इशारे और आदेश देने लगता है। विली अपने पेट के बल पानी में तैरने लगता है। जैसे ही उसे आदेश मिलता है वह पानी को जोर से उछालता है। वह टैंक के किनारे से बाहर फिसल जाता है और कुछ सेकंड में फिर से पानी में लौट आता है।
यह देखकर दर्शक बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मिस्टर डायल भी बहुत प्रभावित और खुश हो जाते हैं। वह फैसला करते हैं कि विली इतना कीमती है कि उसके लिए बड़ा टैंक बनवाया जा सकता है और वह बड़ा टैंक बनाने के लिए मान जाते हैं। यह सबके लिए एक बड़ी सफलता जैसा लगता है। कुछ दिन बाद पार्क एक बड़े शो की घोषणा करता है। इस शो का सबसे बड़ा आकर्षण विली होगा। टैंक के आसपास बहुत बड़ी भीड़ जमा हो जाती है। हर सीट पर लोग बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ ठीक नहीं है। विली थोड़ा डरा और परेशान दिखाई दे रहा है। वहां बहुत ज्यादा शोर हो रहा है। कई लोग जोर जोर से चिल्ला रहे हैं और बहुत शोर मचा रहे हैं। रे और जेसी शो शुरू करने के लिए तैयार हो जाते हैं। रे सीटी बजाकर संकेत देता है। अब शो शुरू करने का समय आ गया है। जेसी विली को पहली ट्रिक करने के लिए संकेत देता है, लेकिन विली बिल्कुल भी नहीं हिलता और ट्रिक नहीं करता। इसके बजाय वह एक लंबी और दुख भरी आवाज निकालता है। जेसी एक बार फिर कोशिश करता है। वह जानता है कि यह शो बहुत महत्वपूर्ण है। यह विली के लिए एक बेहतर जिंदगी पाने का मौका हो सकता है, लेकिन फिर भी विली ट्रिक करने से इनकार कर देता है। वह केवल इधर उधर तैरता रहता है और दुख भरी आवाजें निकालता रहता है। अब भीड़ धीरे धीरे परेशान और बेचैन होने लगती है। माहौल ऐसा है कि सब लोग घबराए और असहज महसूस कर रहे हैं। कुछ दर्शक नाराज होकर शोर मचाने और हूटिंग करने लगते हैं। जेसी को बहुत शर्म आती है और उसका दिल दुख से भर जाता है। स्थिति और ज्यादा खराब हो जाती है। टैंक के नीचे खड़े बच्चे जोर जोर से कांच पर थपथपाने लगते हैं। इतना शोर सुनकर विली और ज्यादा घबरा जाता है। विली अचानक तेजी से कांच की ओर तैरता है ताकि बच्चों को डराकर दूर कर सके। अचानक आवाज आती है और कांच में दरार पड़ने लगती है। हर तरफ हड़कंप मच जाता है और लोग डर कर चिल्लाते हुए भागने लगते हैं। पूरे पार्क में बहुत ज्यादा हंगामा और गड़बड़ हो जाती है। जेसी को लगता है कि इस पूरी परेशानी का कारण वही है। गुस्से और दुख में वह वहां से चला जाता है। ग्लेन और एनी उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उनकी बात नहीं मानता। ड्वाइट भी आकर जेसी को शांत करने की कोशिश करता है। जेसी कहता है कि वह यहाँ से भाग जाएगा और अपनी असली माँ को ढूंढेगा। तब ड्वाइट उसे एक दुखद सच्चाई बताता है। ड्वाइट बताता है कि उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी, पर जेसी इस बात को मानने से इनकार कर देता है। जेसी वहां से फिर भाग जाता है। काफी देर बाद अपने कमरे में अकेला बैठकर वह विली के बारे में सोचता रहता है। उसे लगता है कि विली के रोने की आवाज अलग और अजीब थी। वह अपना वादा तोड़कर चुपके से बाहर निकलता है और फिर पार्क जाता है। पार्क पहुंचकर वह बहुत चिंतित हो जाता है। उसे लगता है कि विली ने गलती करके अपना मौका खो दिया। वह टैंक के पास की सीढ़ी पर चढ़कर दीवार के पार समुद्र की ओर देखता है। उसे समुद्र से कुछ आवाज सुनाई देती है। वह समझ जाता है कि वहां और भी ओरका व्हेल हैं, शायद विली का परिवार। अब उसे समझ आता है कि विली इसलिए रो रहा था। यह समझकर जेसी बहुत दुखी हो जाता है। उसे लगता है कि विली को हमेशा कैद में रखना गलत है। तभी उसे नीचे से लोगों की आवाज सुनाई देती है। वहां पार्क का मैनेजर मौजूद होता है। जेसी छिपकर देखता है कि मैनेजर और मजदूर टैंक के टूटे हिस्से हटा रहे हैं। टैंक का पानी तेजी से बाहर निकलने लगता है। वे टैंक को ठीक नहीं कर रहे, बल्कि जानबूझकर टूटने दे रहे हैं। जेसी को सच्चाई समझ में आ जाती है। वे चाहते हैं कि टैंक टूटे और विली मर जाए ताकि उन्हें बीमा का पैसा मिल सके। डरकर जेसी तुरंत रैंडोल्फ के घर जाकर सब बताता है। रैंडोल्फ भी देखकर समझ जाता है कि जेसी सही कह रहा है। यह सब पहले से बनाया गया प्लान था। अब टैंक को ठीक करने के लिए समय नहीं है। अब एक ही उपाय है, विली को समुद्र में छोड़ना। यह योजना बहुत खतरनाक है और इसमें जोखिम है। वे योजना बनाते हैं कि क्रेन और स्ट्रेचर की मदद से विली को टैंक से निकालकर ट्रेलर पर रखेंगे और समुद्र तक ले जाकर छोड़ देंगे। रैंडोल्फ इस काम में उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ ही समय बाद रे भी वहां पहुंच जाती है। उसे मालिक से डर लगता है, फिर भी वह विली को बचाने में मदद करने का फैसला करती है। रे अतिरिक्त पंप चालू करती है ताकि टैंक में पानी चलता रहे और विली कुछ समय और जीवित रह सके। रैंडोल्फ क्रेन मशीन को शुरू कर देता है। जेसी पानी के पास खड़ा होकर विली को बुलाता है। जेसी प्यार से विली को अपने पास आने के लिए कहता है। धीरे धीरे विली तैरकर स्ट्रेचर की ओर आने लगता है। विली को जेसी पर विश्वास है, इसलिए वह उसकी बात मान लेता है। अचानक टैंक का टूटा हुआ कांच ज्यादा दबाव सह नहीं पाता। टैंक का पानी तेजी से बाहर निकलने लगता है। अब एक पल भी समय बर्बाद करने का मौका नहीं है। जेसी तुरंत टैंक के अंदर कूद जाता है। वह तैरते हुए विली के पास जाता है और उसे स्ट्रेचर पर लाने की कोशिश करता है। ये काम बहुत मुश्किल है। विली का शरीर बहुत बड़ा है और टैंक में जगह कम है। काफी मेहनत के बाद विली सही तरह स्ट्रेचर पर आ जाता है। जेसी तुरंत रस्सियों से उसे बांध देता है। रैंडोल्फ क्रेन से स्ट्रेचर को ऊपर उठाता है। धीरे धीरे और सावधानी से विली टैंक से बाहर निकाल लिया जाता है। अभी उनका मिशन खत्म नहीं हुआ है। अब उन्हें विली को समुद्र तक ले जाना है। जेसी दौड़कर रैंडोल्फ के घर जाता है
और अपने पिता का ट्रक ले आता है। वे क्रेन से विली को ट्रेलर पर रखते हैं और ट्रेलर को ट्रक से जोड़ देते हैं। इसके बाद वे जंगल के रास्ते समुद्र की ओर ट्रक चलाते हैं। रास्ते के बीच में उन्हें एक समस्या आ जाती है। सड़क पर पड़ा एक बड़ा लकड़ी का लट्ठा रास्ता रोक देता है। वे ट्रक को पीछे करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रक भारी होने के कारण मुश्किल होती है। ट्रक के पहिए मिट्टी में धंस कर फंस जाते हैं। अब वे वहीं अटक जाते हैं। जेसी समझ जाता है कि अब उन्हें मदद चाहिए। वह ट्रक में रखा कम्युनिकेटर उठाकर अपने दत्तक माता पिता को संदेश भेजता है। सौभाग्य से ग्लेन और एनी पहले से ही उसे खोज रहे होते हैं। उन्होंने पुलिस को भी खबर कर दी थी। पुलिस के रेडियो पर उन्हें जेसी की आवाज सुनाई देती है। वे तुरंत उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। जेसी उनसे विनती करता है कि वे विली को बचाने में मदद करें। ग्लेन को पता है कि इसमें खतरा है, फिर भी वह मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। ग्लेन रैंडोल्फ से कहता है कि ट्रक के बम्पर में चेन लगाओ ताकि फंसे हुए ट्रक को खींचकर निकाला जा सके। उस समय जेसी की सोच और भावनाएं पूरी तरह बदल जाती हैं। पहली बार जेसी को लगता है कि ग्लेन सिर्फ अभिभावक नहीं बल्कि उसके असली पिता जैसे हैं। जेसी दौड़कर ग्लेन के पास जाता है और उसे गले लगा लेता है। सब मिलकर ट्रक को बाहर निकाल लेते हैं और फिर समुद्र की ओर चल पड़ते हैं। लंबे सफर के कारण विली की ताकत कम होती जा रही है। विली की त्वचा सूखने लगी है और जल्द ही सुबह होने वाली है। ग्लेन कहता है कि वे कार वॉश पर रुकें। वहां वे पाइप से पानी डालते हैं ताकि विली की त्वचा गीली रहे और वह जीवित रह सके। आखिर में वे समुद्र के बंदरगाह के गेट तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही वे अंदर जाने वाले होते हैं, मिस्टर डायल और उसके आदमी रास्ता रोक लेते हैं। मिस्टर डायल नहीं चाहता कि उसका बीमा का पैसा चला जाए। ग्लेन ट्रक नहीं रोकता, वह ट्रक को सीधे उनकी ओर तेजी से चला देता है। आखिरी समय पर वे आदमी डर कर रास्ते से हट जाते हैं। ट्रेलर झुकता है और विली फिसलकर समुद्र में पहुंच जाता है। विली आजाद तो हो गया है, लेकिन सफर के कारण बहुत थक गया है। डायल के आदमी हमला करना चाहते हैं, लेकिन राय, रैंडोल्फ और ग्लेन उन्हें रोक देते हैं। पानी में जेसी विली को बुलाता है और उसे आगे बढ़ने के लिए हिम्मत देता है। धीरे धीरे विली की ताकत वापस आती है और वह दूर तैरने लगता है। उसी समय एक नया खतरा सामने आ जाता है। व्हेल का शिकार करने वाले लोग 2 नावों से जाल डाल देते हैं। यह देखकर जेसी बहुत डर और घबराहट महसूस करता है। विली जालों के बीच फंस सकता है और बाहर निकलना मुश्किल है। उन जालों की दिशा में जहां मछली पकड़ने वाले जाल लगे हुए हैं। जल्दी जल्दी सोचते हुए जेसी समुद्र के किनारे के साथ दौड़ता है और पास में पड़े बड़े बड़े पत्थरों के ढेर पर चढ़ जाता है। जेसी अपने हाथ हिलाकर इशारा करता है ताकि विली उसकी तरफ आ जाए। विली अपनी तैरने की दिशा बदल देता है और जेसी के पीछे पीछे आने लगता है। अब वहां से निकलने और बचने के लिए केवल एक ही रास्ता बाकी रह गया है। विली और खुले समुद्र के बीच बहुत बड़ी और ऊंची चट्टानों की दीवार खड़ी है जो रास्ता रोक रही है। जेसी समझ जाता है कि अब उनके पास बचने का यही आखिरी मौका है। जेसी विली को आखिरी तरीका बताता है कि उसे बहुत ऊंची और बड़ी छलांग लगानी होगी। चट्टानों के ऊपर खड़े होकर जेसी अपने हाथ हिलाता है और धीरे धीरे वह पुरानी प्रार्थना बोलता है जिसके बारे में रैंडोल्फ ने उसे पहले कभी बताया था। विली पानी में थोड़ा पीछे की ओर तैरता है ताकि उसे छलांग लगाने के लिए जगह मिल सके। उसके बाद वह अपनी सारी ताकत लगाकर जोर से छलांग लगा देता है। वह बड़ी ओरका व्हेल एक ही बड़ी छलांग में चट्टानों के ऊपर से निकलकर दूसरी तरफ खुले समुद्र में पहुंच जाती है। अब विली वापस अपने असली घर यानी खुले समुद्र में पहुंच चुका है। थोड़ी दूरी पर बाकी ओरका व्हेल उसकी तरफ तैरते हुए आ रही हैं। अब विली आखिरकार अपने परिवार के साथ फिर से मिल गया है। जेसी वहीं खड़ा है। उसका दिल दुखी है क्योंकि उसका दोस्त जा रहा है, लेकिन उसे इस बात का गर्व भी है कि उसने सही काम किया। किसी को अलविदा कहना दुख देता है, लेकिन जेसी जानता था कि यही सही फैसला था। जेसी ने केवल एक व्हेल की जान नहीं बचाई, बल्कि अपने सबसे अच्छे दोस्त की भी मदद की। और कई बार किसी से सच्चा प्यार करने का मतलब यह भी होता है कि उसकी भलाई के लिए उसे आजाद कर दिया जाए।